जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो हमारी राज्य व्यवस्था चल रही थी, या कहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पर ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं राज्य व्यवस्था पर, ये पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भारत का जो संविधान बनता है, उस संविधान के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इस पर ये पार्ट नंबर हमारा 3 है। क्योंकि 2 पार्ट हमने पहले की है कि भारत का जो संविधान है, कि जो भारत का संविधान आज हमको देखने को मिलता है, इस संविधान के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही होगी। तो ये हमारी जो कि कहें कि इसके अंदर हम देखेंगे कि 1858 से लेकर जो 1947 तक का जो शासन, जो ताज का शासन, या कहें कि जो ब्रिटिश जो रानी है, या कहें ब्रिटिश महारानी है, इस ब्रिटिश महारानी का जो कि भारत पर शासन रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह जो महारानी होती है ब्रिटेन की, उस महारानी का यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो देखें, इसके अंदर हम देखेंगे कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम, फिर देखेंगे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर देखेंगे 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम, फिर देखेंगे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। जिसे यानी कि 1909 के जो अधिनियम है, इसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, है ना। और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे जो भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कहीं ना कहीं वो नींव यहीं से पड़ती है, ऐसे हमको यहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो देखें सबसे पहले कि 1857 की, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि भारत पर शासन कर रही होती है, एक ब्रिटिश की कंपनी है, वो भारत पर शासन करती है। लेकिन हमको पता है कि 1857 में भारत के अंदर एक क्रांति होती है, 1857 की क्रांति, जिसको हम जो कि भारत की प्रथम जो कि कहें कि स्वाधीनता संग्राम भी कह सकते हैं, या कहें कि 1857 को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो जो 1857 की जो क्रांति होती है, इस 1857 की क्रांति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय काल में होती है। अब जो 1857 की क्रांति होने के बाद में जो ब्रिटिश सरकार है, ये ब्रिटिश सरकार जो कि कंपनी से, तो जो भारत पर जो कंपनी शासन कर रही थी, उसको अपने हाथ पर ले लेती है। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन की महारानी है, अब ब्रिटेन की महारानी का जो कि भारत पर शासन स्थापित हो जाता है। तो देखें कि ताज का शासन जो कि 1858 से लेकर 1947, या कहें कि भारत के आज़ाद होने तक रहता है। तो इसी के अंदर कि एक 1857 में क्रांति होने के बाद में जो कि भारत की जनता बड़ी नाराज थी, या कहें कि 1857 क्रांति के बाद जो कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। इस भारत जो कि सरकार अधिनियम है, जो कि ये प्रसिद्ध है कि जो कि ब्रिटिश सरकार कहती है कि जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब उसकी जगह हम यहाँ पर अच्छा शासन स्थापित करेंगे। भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं चलेगा शासन, अब जो महारानी है वो महारानी यहाँ पर शासन चलाएगी, जो कि अच्छा शासन होगा। इसलिए इसको जो कि इस शासन को अच्छा शासन भी कहा जाता है। इसी के साथ देखें कि जो कि इसी के अंदर इसी 1858 का जो अधिनियम है, इसी के अंदर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत का शासन जो ब्रिटिश राजशाही के हाथों ले लेती है, यानी कि जो महारानी है ब्रिटेन की, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया। तो शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो महारानी है ब्रिटेन की, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। अब इसकी जो 1857 का जो अधिनियम था, इस 1857 के अधिनियम की मुख्य बातें थी, या कहें कि विशेषताएं थी, कि एक तो इसके अंदर कि जब 1857 की जो क्रांति, तो भारत के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिससे जो भारत की जनता बड़ी नाराज थी, बड़ी नाराज थी। इसलिए सोच बूझकर जो अब क्या किया गया, जो भारत में पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उस गवर्नर जनरल का पद बदलकर, या कहें कि गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था उसका नाम बदलकर अब
जो कि वायसराय कर दिया गया। यानी कि वायसराय जो कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, इस भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब इसकी जगह कर दिया गया वायसराय। वायसराय नाम कर दिया गया। तो वायसराय, अब कहें कि वायसराय पद की स्थापना जो कि 1857 के जो अधिनियम के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ देखें कि जो ये वायसराय था, भारत का जो प्रमुख था, या कहें कि भारत का जो हेड था, जो वायसराय था, ये वायसराय है ना, जो कि ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो शासन था, या कहें कि ब्रिटिश की जो महारानी थी, ब्रिटिश की जो महारानी थी, इस ब्रिटिश की महारानी का ये वायसराय प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। यानी कि ये वायसराय है ना, ये वायसराय, ये ब्रिटिश की जो महारानी थी, जिसका नाम ने हमने कहा महारानी विक्टोरिया, तो ये महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि था। यानी कि विक्टोरिया की महारानी ने इसको भारत पर शासन करने के लिए भेजा था, है ना। और ये है ना, जो ये वायसराय है, ये वायसराय पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार के अधीन था, या कहेंगे ब्रिटिश जो कि महारानी के प्रति उत्तरदायी था। इसी के साथ देखें कि जो भारत के जो प्रथम वायसराय बनते हैं, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, है ना। ये वायसराय वही है जो कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। यानी कहने का कि भारत के जो प्रथम वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। अब देखें कि अब जो 1858 का जो अधिनियम था, 1858 के अधिनियम के अंदर जो नियंत्रण बोर्ड हुआ करता था, इस नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। इसी के साथ जो निर्देशक जो कोर्ट था, ये निर्देशक कोर्ट की भी समाप्ति कर दी गई। अब ये जो नियंत्रण बोर्ड और जो एक कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं जो सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाते थे, है ना, या कहें कि इनकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं जो कि द्वैध शासन प्रणाली मौजूद थी। लेकिन इन दोनों को समाप्त कर जो द्वैध शासन जो प्रणाली थी, इसकी समाप्ति कर दी गई। यानी कि अब रोक टोक करने वाले थे, इनका समाप्ति कर दिया गया। इसी के साथ देखें कि इसी 1858 का जो अधिनियम है, इसी के अंदर भारत के अंदर एक राज सचिव भी बनाया गया। अब राज सचिव 1858 के अधिनियम के तहत जो कि भारत के अंदर एक राज सचिव बनाया गया। अब ये राज सचिव के पास पूरी भारत की प्रशासनिक शक्तियां थी। जो ये राज सचिव था, इस राज सचिव के पास भारत की पूरी प्रशासनिक शक्तियां थी। कहने का मतलब ये राज सचिव एक शक्तिशाली पद हुआ करता था, या कहेंगे शक्तिशाली व्यक्ति था। अब जो ये राज सचिव है, हमने कहा कि वायसराय तो इस महारानी, या कहें कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है, सरकार के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन ब्रिटेन के अंदर उस समय कुछ हद तक लोकतंत्र कायम हो गया था, तो वहां पर संसद भी हुआ करती थी। तो ये जो राज सचिव है ना, ये राज सचिव जो ब्रिटेन की जो संसद है, इस ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, क्योंकि ब्रिटेन की संसद इस राज सचिव को भेजा करती थी। कहने का मतलब है कि जो राज सचिव है, ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था, और जो ये वायसराय वहां की ब्रिटेन की सरकार के प्रति उत्तरदायी था। तो ये जो राज सचिव का पद भी कहीं ना कहीं हमको यहीं देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जो कि 1861 का जो कि भारत परिषद अधिनियम भारत के अंदर आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। अब इस 1861 इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर की मांग की गई कि भारतीयों को भी सत्ता के अंदर शामिल किया जाए। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो भारतीय शासन के लिए, भाई भारत के अंदर उनको अंग्रेजों को आवश्यकता लगी कि इतना बड़ा भारत है, अब इन भारतीयों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो अब आवश्यकता है कि भारत पर शासन करने के लिए भारतीयों का प्रयोग किया जाए, भारत पर शासन करने के लिए भारतीयों को उपयोग किया जाए। कैसे कि भारतीयों को भी अब है ना, जो कि कानून बनाने की व्यवस्था में शामिल कर लिए जाए। तो यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। इस अब जो कानून बनाने के लिए जो कानून बनते थे, इन कानून बनने के लिए अब जो भारतीय जो प्रतिनिधि थे, भारत के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि राजा महाराजा थे, इन राजा और महाराजाओं को भी जो
कानून बनाने में शामिल किया जाने लग गया। जैसे कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग है, जो कि लॉर्ड कैनिंग है, ये लॉर्ड कैनिंग जो कि बनारस के राजा, लॉर्ड कैनिंग जो कि बनारस के राजा और पटियाला के राजा, बनारस के राजा और पटियाला के राजा, इसी के साथ सर दिनकर राव, इन तीनों के जो कि भारतीय जनता के ये प्रतिनिधि थे, इनको जो कि विधान परिषद के अंदर जो कानून बनाते हैं इनके अंदर ये मनमोहित करता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि अब भारतीयों को भी भारतीयों के प्रतिनिधित्व के तौर पर शामिल किया जाने लग गया कानून बनाने के लिए। इसी के साथ देखें कि हमने देखा था कि जो मद्रास है और जो मुंबई है, इन मुंबईयों की शक्ति जो कि बंगाल को देकर केंद्रीकरण की ओर कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन अब इसके अंदर क्या गई, इसके अंदर मद्रास, बंबई और बंगाल को जो कि विधायी शक्ति दे दी गई, मद्रास, बंगाल और बंबई को विधायी शक्ति दे दी गई, जिसके कारण क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी कि सत्ता को जो कि छोटे छोटे रूप में बांटा, क्योंकि यहाँ पर मद्रास, बंबई और बंगाल को जो कि विधायी की शक्ति देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। इसी के साथ देखें कि लॉर्ड कैनिंग 1859 में एक जो प्रणाली आरंभ करता है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग एक प्रणाली आरंभ करता है, जिसका नाम है पोर्टफोलिया प्रणाली, जो कि लॉर्ड कैनिंग 1859 में आरंभ करता है। अभी जो पोर्टफोलिया है, ये पोर्टफोलिया एक प्रणाली है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मंत्री है, इन मंत्रियों का पद डिसाइड किया जाता है, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस मंत्री को किस विभाग का हेड बनाया जाएगा, किस मंत्री को किस विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा ना। इसी के साथ जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो प्रणाली में जो कि एक मंत्री को एक से अधिक जो कहें कि जो विभाग थे, एक से अधिक विभाग थे, इनके प्रमुख बनाए जा सकते थे। यानी कि उस समय जो ये मंत्री कम हुआ करते थे, इसलिए एक मंत्री को ही एक से अधिक पद दे दिए जाते थे, एक मंत्री को ही एक से अधिक विभाग दे दिए जाते थे। इसी के साथ देखें कि इसी जो ये अधिनियम है, इसी के अंदर जो भारत का जो वाइसराय था, इस भारत के वाइसराय को शक्ति दी गई कि आपातकाल के समय में बिना जो काउंसिल के साथ वार्ता किए या कहेंगे बातचीत किए या कहेंगे इनकी सलाह के बगैर ही जो वाइसराय है ना, जो कि आपातकाल के समय अध्यादेश जारी कर सकता है, जिस प्रकार वर्तमान में जो करते हैं ना राष्ट्रपति वगैरह है ना, जो आपातकाल के समय में, तो ये कर सकता है वाइसराय आपातकाल के समय जो कि अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश की जो कि अधिकतम अवधि 6 माह होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आज के हमारे संविधान में देखने को मिलता है, भले कुछ बदलाव, कुछ चेंजिंग के साथ स्वीकार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपातकाल के अध्यादेश यहीं देखने को मिलता है ना। इसी के साथ देखें कि एक और अधिनियम आता है हमारा, जो कि 1992 का अधिनियम, 1992 का भारत परिषद अधिनियम। अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर एक दो बात प्रमुख होती है, वो ये है कि 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था A.O. वयूम। 1865 में A.O. वयूम एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने भारत के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। जो आज के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. हयूम द्वारा की गई थी, है ना। 1800 अखिल भारतीय कांग्रेस। अब इस अखिल भारतीय जैसे कांग्रेस बनी, ये मंच बना। अब इस मंच के जरिए जो भारत के जो नागरिक थे, भारत के जो नेता थे, वो अपनी आवाज को पहुंचा सकते थे, अपनी मांगों को सरकार से मांग सकते थे, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकते थे, अपनी मांगों को वो सरकार को बता सकते थे। साथ ही उस समय अखबार वगैरह की भी खूब अखबार भी प्रचलित हो गए, जिसके कारण क्या कहें कि लोगों के जो विचार है या कहीं लोगों की मांगे जो कि सरकार तक पहुंचने लगी, जनता तक पहुंचने लगी। तो अब जो
जो कांग्रेस है 1885 में जो इसका अखिल भारतीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अब इस कांग्रेस ने मांग की कि जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं, इनके अंदर जो स्थानीय व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व यानी कि जो भारतीय जनता है इनके प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि इनके अंदर केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं इनके अंदर भारतीयों को शामिल किया जाए, है ना। ऐसी इन्होंने मांग की। अब इस मांग को ना जो कि 1892 का अधिनियम इनके अंदर मान लिया गया। इसी के साथ देखें कि एक और अधिनियम आता है जिसका नाम है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, 1909 का जो भारतीय अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो कि 1919 में उस समय जो कि एक वाइसराय थे, भारत की जो वाइसराय थे उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। भारत के वाइसराय थे जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो। और उस समय जो भारत के जो राज्य सचिव थे उनका नाम है जॉन मार्ल। यानी कि उस समय जो भारत के जो वाइसराय थे उनका नाम है लॉर्ड मिंटो और जो भारत के जो राज्य सचिव थे उनका नाम है जॉन मार्ल। अब इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर जो कि सुधार किए, बहुत कुछ सुधार किए, इसलिए इन्होंने जो कानून बनाए उनको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब देखें कि जो इसकी जो प्रमुख विशेषता ये थी कि भाई जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है इनके अंदर भारतीयों को अधिक से ज़्यादा संख्या में शामिल किया गया। इसी के साथ देखें कि पहली बार इस अधिनियम के अंदर जो कि कहा गई, इसके अंदर जो भारतीय है इन भारतीयों को जो वाइसराय था और जो कार्यपालिका है, वाइसराय और कार्यपालिका के सदस्य, भाई अब भारतीय भी वाइसराय की जो कार्यपालिका है और जो कार्यपालिका है इनके अंदर अब भारतीय भी सदस्य बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसके अंदर किया गया। जो वाइसराय की जो कार्यपालिका है इसके प्रथम भारतीय जो सदस्य बने उनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये प्रथम भारतीय थे जो कि वाइसराय की जो कार्यपालिका के ये सदस्य बने। अब इसी के अंदर एक बहुत बड़ा ये कांड करते हैं अंग्रेज। ये क्या करते हैं कि जो भारतीय है इन भारतीयों को जो कि पृथक निर्वाचन अधिकार दे देते हैं। पृथक निर्वाचन अधिकार यानी कि इसी के अंदर जो कि प्रथम निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे देते हैं। यानी कि अब जो यदि मुसलमान यानी कि मुस्लिम मुस्लिम के जो प्रतिनिधित्व है, मुस्लिमों के जो प्रतिनिधि है उनको केवल जो मुस्लिम है ये मुस्लिमी वोट देंगे और ये मुस्लिमी वोट देकर उनका चुनाव करेंगे। तो ये अलग जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसी के अंदर किया गया। यानी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिमी चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो पहले राष्ट्रीयता की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कहीं ना कहीं अधिक जो कि बढ़ा। यानी अंग्रेजी भी यही चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार भारत के अंदर जो कि मुस्लिम और हिंदू दो बड़ी कौमें थी इनके अंदर विभाजन हो जाए और ये विभाजन जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण हुआ भी। अब जो कि मुस्लिम लीग है ये अलग इनके जो कि मांग कर रही थी और जो कांग्रेस है इन कांग्रेस की अलग विचारधारा में ये बट गई। इसी के साथ देखें कि जो ये अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है
प्रतिनिधित्व है, कहीं ना कहीं यहीं से भारत का जो विभाजन की नींव पड़ जाती है, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग जो कि अलग देश पाकिस्तान की मांग करती है और अलग देश पाकिस्तान बन भी जाता है। अगर यहाँ पर ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं होता तो क्या पता कि मुस्लिम लीग ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती और वो क्या कहते हैं, वो अलग देश की मांग भी नहीं करती। तो विभाजन की कहीं ना कहीं नींव यहीं से पड़ जाती है। इसी के साथ जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो या वायसराय लॉर्ड मिंटो है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया, ये जानकारी ऑथेंटिक है ना। अब जो हमारी अगली सीरीज आएगी, सीरीज नंबर 4, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो 1919 का जो अधिनियम उसको देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो 1935 का अधिनियम देखेंगे, फिर देखेंगे 1947 का अधिनियम। तो अगली सीरीज हमारी आना फिर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा बताना। साथ ही जो हमने देखा ये सभी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर नोट्स के रूप में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।